मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रोफेसर रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ के वेव्स के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि वेव्स जनरेट कैसे होता है, उसके टाइप्स जानेंगे। आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि प्रोपगेशन वेव्स में कैसा होता है, किस मीडियम में किस तरह से ट्रेवल करता है। तो आइए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। तो वेव्स क्या होता है? वेव्स होता है ट्रांसफ़र एनर्जी करता है वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, आप वेव्स सुनेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ वेव्स, कॉमन वेव जो नॉर्मल आप सुनते हैं, लाइट वेव्स हो गया, फिर आपको साउंड वेव्स हो गया, फिर हो गया आपको सी वेव्स जो सी का तरंग देते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सी वेव में क्या होता है, आप सी वेव के सामने खड़ा जाइए तो वो आपको फोर्सफुली धकेल देता है। इससे आप कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। वो ऊपर में बहुत सारा तरंग बन देता है और तट से टकराकर डाउन हो जाता है, वो अपना एनर्जी लूज कर देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, तो अब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा हम देखें सिस्मिक वेव किसके कारण आता है? अर्थक्वेक के कारण आता है। उसमें देख सकते हैं कि आप कितना एनर्जी होता है कि वोल्केनो इरप्शन तक हो जाता है, या आपको पूरा गाँव का गाँव तबाह कर देता है जो भी उसके चपेट में आता है, या आप सुनामी ही सुने हैं। तो इस तरह से है कि आप हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेव्स एनर्जी कंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कुछ कॉमन वेव्स के बारे में। लाइट वेव्स हुआ, साउंड वेव्स हुआ और वाटर वेव्स हुआ। और ये सब वेव्स जनरेट होता है किसके कारण? या तो ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग में से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस। अगर हम ड्रम में बात करें तो ड्रम हम जब पीटते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो उस पर क्या है, एक तरह का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है जिसके कारण हमको साउंड वेव्स प्रोड्यूस होता है। गिटार की बात करें, गिटार आप जब बजाते हैं तो उसमें भी क्या एक तरह का हम डिस्टर्बेंस देते हैं। तो हर एक वेव्स है किसी ने अब इस एग्जाम्पल को ही ले, इसमें क्या है, एक स्टिल वाटर में हम कंकर डालें, उसके कारण हमको वेव्स इस तरह का रिपल हर डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। ये भी एक तरह का क्या है, वेव्स है। तो हम किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं तभी वेव्स जनरेट होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं, पहला है लाइट वेव्स। लाइट वेव क्यों जनरेट होता है? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तब इसके कारण क्या होता है, लाइट वेव जनरेट होता है। ठीक है, अब दूसरा है साउंड वेव। साउंड वेव क्यों जनरेट होता है? जब किसी मैकेनिकल बॉडीज लाइक गिटार को हम वाइब्रेट कराएं या उसको डिस्टर्ब करें। ठीक है, वाटर वेव क्या होता है? जब हम स्टिल वाटर सरफेस में डिस्टर्बेंस डाले हैं, जो कोई कंकड़ या पत्थर या कुछ भी डाले उसको, उसके का कारण क्या होता है, वाटर वेव जनरेट होता है। ये कॉमन टाइप से वेव है। अब हम आगे एक नोट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछता है। साउंड वेव इज नॉट एन ईएम वेव। ईएम वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। जैसे लाइट आपको सन से आता है तो वैक्यूम से ट्रेवल करते हुआ, पर साउंड वेव क्या है, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल होता है। तो इसलिए साउंड वेव्स इज नॉट एन ईएम वेव ऑल्दो इट ट्रेवल्स लाइक रेडियो वेव। जो जनरल क्या है, रेडियो वेव्स क्या होता है, वो भी हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, लेकिन साउंड वेव भी हर एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये ट्रेवल का प्रॉपर्टी जो है, लेकिन क्या है, साउंड वेव वैक्यूम में मूव नहीं करता और ईएम वेव वैक्यूम में मूव करता है। तो साउंड वेव क्या है, ईएम वेव नहीं है। ये आपको एग्जाम में पूछता है, दोनों क्वेश्चन पूछता है कि ये साउंड वेव वैक्यूम में मूव करता है नहीं, कि ये भी एक फेमस क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि साउंड वेव ईएम वेव है या नहीं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वेव्स के बारे में जाने तो वेव्स मेनली दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव उसको कहते हैं जब वेव जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, वेव्स जो मूव करेगा और डिस्टर्बेंस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये अगर वेव का डायरेक्शन है इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टर्बेंस क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स वेव। तो बोलता है कि मूविंग वेव दो ऑसिलेशन या डिस्टर्बेंस आर परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द वेव। एग्जाम्पल है क्या, रिपल ऑन द सरफेस या ईएम वेव्स। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, अगर प्रोपगेशन वेव ऑफ वेव इस डायरेक्शन में, अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा जो डिस्टर्बेंस होगा ना, वो उसके पैरेलल होगा। पैरेलल होगा मतलब या तो सेम डायरेक्शन में होगा या 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा, दोनों पैरेलल कंडीशन होगा। तो दो तरह का वेव होता है, फिर से एक बार हम बताते हैं। ट्रांसवर्स वेव उसको कहते हैं कि जब प्रोपगेशन ऑफ वेव्स और डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर हो, और लॉन्गिट्यूडनल उसको कहते हैं जब प्रोपगेशन ऑफ वेव्स और डिस्टर्बेंस पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स या तो सेम डायरेक्शन हो या 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे। आई थिंक क्लियर होगा अब आपको कौन से वेव्स का टाइप्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम जानेंगे रेडियो वेव्स या ईएम वेव्स, उसको ईएम वेव्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे करता है, तो हम पहले बताएं इसको ईएम वेव कहते हैं। रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है। ठीक है, और ये भी बताएं कि चारों हर एक डायरेक्शन में फैलता है। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक डायरेक्शन करने के लिए आपको डायरेक्शन कुछ एडिशनल सर्किट ऐसा एंटीना लगाना होगा ताकि एक ही डायरेक्शन में वो मूव करे। ठीक है, तो इसका वेव कैसे स्प्रेड होता है, जैसे
स्पेस में वैसे स्प्रेड होता है जैसे रिपल वाटर के सरफेस पर स्प्रेड होता है, ठीक है। इसका भी फेमस एक्सरे रेडियो वेव्स का एक EM वेव्स का एग्जांपल है, ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, EM वेव्स है या नहीं, उसमें एक एक्सरे भी मिलता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम जान देंगे कि EM वेव जनरेट कैसा है। तो सबसे पहले हम फैराडेज लॉ जानते हैं। फैराडेज लॉ बोलता है कि किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन या स्पेस में, किसी भी रीजन में अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो वहाँ क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडेज लॉ क्या कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या जनरेट करवाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सवेल क्या कहता है कि अगर किसी भी स्पेस में, किसी भी रीजन में अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या जनरेट कराएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडेज लॉ कह रहा है, फिर से एक बार देखेंगे। फैराडेज लॉ कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब जो अगर इसमें हम माने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वेरी क्या कर रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो प्रोड्यूस होगा तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर होगा। अगर एक एक्स एक्सिस होगा, दूसरा वाई या जेड, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों क्या है, 90 डिग्री पर। ये एक्स है, अगर ये वाई है, ये जेड है, तीनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, 3D फिगर है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है तो कितना रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये फैराडेज लॉ और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि सपोज एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। जब वो रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर वो मोशन में हुआ तो मोशन में भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या एक्सेलरेशन से मूव करेगा। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ कि मतलब अगर मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड तो वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही सही करेगा। एक्सेलरेशन मीन्स हुआ कि आज अभी 10 कर रहा है, फिर 12 कर रहा है, फिर 14 कर रहा है, स्पीड थोड़ा थोड़ा विथ टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो या तो मोशन दो तरह का हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा चार्ज तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब अभी हम बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव विथ टाइम जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, वाई एक्सिस पे है, तो जेड एक्सिस पर क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अभी हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही यहाँ हम देख रहे हैं कि वेव का प्रोपगेशन हम इसमें होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो एक और देखते हैं कि किस तरह से मेन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है। तो एक हम देख रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि एक हम ये कंडक्टर है, फर्स्ट फिगर क्या बता रहा है, ये कंडक्टर है, इसमें क्या है, एसी है, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग क्या है, इस तरह से बनता है। टाइम के साथ वो क्या होगा, वेरी करेगा, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इस तरह से, ठीक है। तो वेरी करता रहेगा। तो बोलता है मैक्सवेल थंब रूल क्या बोलता है कि अगर ये बता रहा है, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये जिस तरह से मुड़ा है फिंगर, अगर कर्लिंग ऑफ फिंगर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब बताएगा किसका, करंट का डायरेक्शन। ये कर्लिंग ऑफ फिंगर जो मुड़ रहा है फिंगर वो बता रहा है अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। वही जब करंट का डायरेक्शन फिंगर अब नीचे हो गया, कब, जब उल्टा हो गया, तो एक इसको ये डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसको डॉट से दिखाएंगे और इनवर्ड को क्रॉस से दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये मैक्सवेल्स राइट थंब रूल बोलता है। अब यहाँ हम देखें, फिर से फिगर 1 आते हैं। फिगर 2 में क्या है, फिगर 1 में है कि आपको अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से मिलेगा। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और राइट इस पर हमको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। कर्लिंग ऑफ फिगर क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इससे क्या जान गए, अभी हम बताए थे मैक्सवेल इक्वेशन और फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको क्या देगा, वेरिंग
सॉरी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको क्या देगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब दूसरा, अब इसके कारण जनरेट होने के बाद हमको करंट का काम नहीं है, तो हम यहाँ देखें कि बी और ई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ जो 90 डिग्री पे जनरेट होगा। अब यही प्रोपगेट करेगा। अब फिर से बैक डायग्राम पे देखते हैं, यही अब क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा विथ टाइम यही प्रोपगेट करेगा। तो इसी तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर क्या बनाया, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी का प्रोपगेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपगेशन। आई थिंक इस पर क्लियर होगा। अब प्रोपगेशन वेव्स में थोड़ा सा और जानते हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पहला टर्मिनोलॉजी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि क्या होता है, एक सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल परफॉर्म करता है। तो यहाँ रेडियो वेव कर रहा है या ईएम वेव, तो ईएम वेव एक सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल, अगर सपोज माने कि इतना दूर करता है एक सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 2 कर रहा है, 2 कंप्लीट साइकिल कर रहा है तो 2 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, 1 अपॉन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड क्या हुआ, एक रेपिटेशन को हम टाइम पीरियड करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा टर्मिनोलॉजी हो गया फ्रीक्वेंसी, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। अब दूसरा है वेवलेंथ होता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ शुरू किया, यहाँ से आया एक कंप्लीट साइकिल, फिर दूसरा क्या हुआ, हम अगर इसी को माने तो 20 से लें, तो यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये इसको डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या हम यहाँ से लें, ये भी एक कंप्लीट साइकिल हुआ, फिर इसी को रिप्लिकेट करेगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं, या तो आपको इस तरह से आया, यहाँ ख़त्म हुआ तो भी एक वेवलेंथ पूरा हुआ, इस डिस्टेंस को बोलेंगे। या हमको यहाँ से मिला और यहाँ आया, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एक 1 वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, अगर इसको जो हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं पीक, तो फर्स्ट पीक टू सेकंड पीक का डिस्टेंस क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और नीचे वाला पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ्स, तो फर्स्ट ट्रफ से सेकंड ट्रफ्स का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस वेव ट्रेवल करता है उसको भी वेवलेंथ कहेंगे। या फर्स्ट पीक टू सेकंड पीक का डिस्टेंस भी वेव कहलाएगा। या फर्स्ट ट्रफ या कंसेक्यूटिव ट्रफ या कंसेक्यूटिव पीक के बीच के भी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी आपको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो वो होता है 10⁻10 मीटर। वेवलेंथ क्या होता है, फिर वेवलेंथ इक्वल टू होता है c/f। वेवलेंथ को हम डिनोट किसे करते हैं, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू c/f होता है। c होता है स्पीड ऑफ लाइट, जो वैल्यू होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ठीक है, इस तरह से हम वेवलेंथ भी किसी का निकाल सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो यहाँ आपको जो रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी इन मेन स्पेक्ट्रम में मूव करता है। तो पहला है क्या, ELF, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ये है डिजिग्नेशन, जो ओरिजिनल पूरा नाम है, एब्रीविएशन उसका शॉर्ट फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ मूव करता है। इसका कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको बस नाम ध्यान रहेगा तो आप फ्रीक्वेंसी रेंज आराम से पता कर लीजिएगा। हम टेक्निक बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, ELF क्या होता है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। VF होता है वॉइस फ्रीक्वेंसी, VLF होता है वेरी लो। एक्सट्रीमली लो के बाद वेरी लो ही आएगा, एगो बस बीच में VF आपको ध्यान रखना है। वेरी लो के बाद लो फ्रीक्वेंसी, के बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। आई थिंक अब नाम क्लियर हो जाएगा। सबसे कम क्या होगा, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, एक को बीच में लाना है हमको वॉइस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद क्या हो जाएगा। अब वॉइस फ्रीक्वेंसी का तो ऐसे भी हमें वैल्यू याद ही रहना चाहिए, 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज। ठीक है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से आएगा वॉइस फ्रीक्वेंसी, फिर क्या आ जाएगा, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, फिर लो फ्रीक्वेंसी, फिर मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में हम घुसेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे ध्यान रखना, एक्सट्रीमली लो को ध्यान रखना। सबसे मिनिमम क्या 30 हर्ट्ज से शुरू होगा, और जो भी होगा उसमें 10 मल्टी हो जाए, अप्लाई हो जाएगा। तो 30 हर्ट्ज इंटू 10 क्या होगा, 300 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये 300 नेक्स्ट में आ जाएगा। अब फिर 10 से मिला, 300 इंटू 10 क्या होगा, 3000 हर्ट्ज, यानी 3 किलो हर्ट्ज। फिर ये 3 किलो हर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, 3 किलो हर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, उसमें 10 मल्टीप्लाई क्या होगा, 30 किलो। फिर 30 किलो हर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 300 किलो, 300 किलो हर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, फिर 10 मल्टीप्लाई होगा, 3000 किलो हर्ट्ज को हम क्या बोल सकते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज। फिर 3 मेगाहर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 30 मेगाहर्ट्ज। फिर 30 मेगाहर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 300 मेगाहर्ट्ज। फिर 300 मेगाहर्ट्ज यहाँ आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 3000 मेगा। और जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इन गीगाहर्ट्ज
सिंपल बोले कोई भी फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज, यानी ग्रेटर देन 0.01 गीगाहर्ट्ज को हम माइक्रोवेव नहीं बोलेंगे। इन गीगाहर्ट्ज जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा बड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब रेडियो कम्युनिकेशन होता है, ये एक अर्थ कर्वेचर है। ठीक है, ये अर्थ कर्व, यहाँ क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना। अब क्या है, मेन काम क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा यहाँ से रिसीवर एंटीना आता है, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमिटिंग से, और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव में करेगा। तो अब जो ये EM वेव जो ट्रांसमिट करेगा या रेडियो वेव, ये क्या है, बीच में रास्ता चूज करेगा। ये बहुत तरह का रास्ता चूज कर सकता है, यहाँ से टकरा कर सकता है, डायरेक्ट जा सकता है, या ऊपर आयनोस्फीयर से टकरा सकता है, या कोई भी रास्ता वो चूज कर सकता है। तो वो जो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में जो रास्ता चूज करता है, उसके बेसिस पर हम मेन 3 तरह का प्रोपगेशन बोलते हैं। पहला होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपगेशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तीसरा होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन, जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर यूज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हमारा जो प्रोपगेशन होगा तो कौन सा पाथ चुनता है उस पर डिपेंड करेगा। तब अब पाथ चुनता है तो क्या एटमॉस्फेयर का ही पाथ चूज करेगा, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मेन लेयर होता है 4। पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, जो 18 किलोमीटर होता है अर्थ से डिस्टेंस। दूसरा होता है स्ट्राटोस्फेयर, जो अप टू 50 किलोमीटर होता है डिस्टेंस। तीसरा होता है मेसोस्फेयर, जो अप टू 90 किलोमीटर होता है डिस्टेंस। और लास्ट होता है आपको आयनोस्फेयर, जो सबसे दूर होता है और वो होता है 350 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हर एक में टेम्परेचर, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब आपको पता है ट्रोपोस्फेयर सबसे नज़दीक है, तो क्या है, अर्थ ऑलरेडी हॉट है। ठीक है, तो उसका जो रेडिएशन होगा ये ऊपर उठेगा। ठीक है, और आपको पता है ये ट्रोपोस्फेयर सबसे डेंस होगा, सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स यहाँ होगा, तो मोलिक्यूल्स क्या करेगा, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या होगा, आपको हमेशा हीटेड मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम उसके बाद मूव करते हैं स्ट्राटोस्फेयर। स्ट्राटोस्फेयर क्या होता है, स्ट्राटोस्फेयर में क्या मोलिक्यूल्स कम होगा, इससे कम होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का बहुत सारा हानिकारक रेज को रोकता है, अल्ट्रावायलेट रोज टाइप को रोकता है, तो इसलिए भी क्या है, स्ट्राटोस्फेयर भी क्या होगा, हीटेड ही रहेगा, ये भी गर्म रहेगा। फिर हम जाएंगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, यहाँ डेंसिटी ऐसे ही कम है मॉलिक्यूल्स का, ऊपर से यहाँ वैसा कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, कोल्ड रहेगा, यहाँ पर ये एरिया कोल्ड में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर क्या होता है, आयनोस्फेयर में यहाँ से डेंसिटी तो कम रहेगा, लेकिन क्या है, आयनोस्फेयर में ये सन के बहुत नज़दीक होगा, इसलिए यहाँ हीट बहुत होगा। यहाँ मॉलिक्यूल का डेंसिटी कम होगा, परंतु हीट इसको इतना मिलेगा कि मॉलिक्यूल को वो तोड़ सकता है, और तोड़ के कारण मॉलिक्यूल को क्या मोशन में ला सकता है, इसलिए यहाँ भी हीट ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपको पूरा अच्छे से बेसिक समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट के लिए आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।